कोशिश करता हूँ, ठीक है। ओके, थैंक यू सर। तो हम कल ये कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स रह गए थे, ये हमने कर दिया था अमेंडमेंट। तो लास्ट महत्वपूर्ण अमेंडमेंट हमने 101 जीएसटी वाले की बात की थी, 103 की बात की थी। तो संविधान में जो संशोधन हुए हैं उनसे अगर आगे बढ़ते हैं तो फिर कुछ अदर आर्टिकल जो महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं उनको एक बार याद कर लेंगे। पॉलिटी एक रिलेटिवली सरल, क्योंकि ये काफ़ी रिलेवेंट सा विषय होता है, तो मुझे इसके बारे में ये कहना है कि आप थोड़ा सा इसको ढंग से मेहनत करेंगे तो इसमें अच्छा स्कोर आता है। तो पॉलिटी को आप लोग सभी लोग वैसे आपने कर रखा होगा, मैं ये अपेक्षा रखता हूँ, परंतु इसको बार बार रिवाइज करें, 2-3 बार रिवाइज करें, तो इसमें आने वाले क्वेश्चन अच्छे स्कोरिंग क्वेश्चन बनते हैं। जो अदर इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं, मतलब जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं हमारे संविधान के, उनमें आर्टिकल 74 है, 75 है, उसी का इक्विवेलेंट जो स्टेट के लिए है, तो इनको हम एक साथ भी याद कर सकते हैं, जैसे 174 और 163, 74 और 63, 74 एंड 163, ये आर्टिकल संबंधित है एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कि जो राष्ट्रपति होंगे वो उनकी सहायता के लिए काउंसिल, सहायता और सलाह के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी। यूनियन में 74 के तहत और स्टेट में 163 के तहत, ऐसे ही 75, 164 हैं। 75 और 164 में ये कहते हैं कि एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की। पूरी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होगी लेजिस्लेचर के प्रति। तो यहाँ पर संसद के प्रति, 75 के अंदर में पार्लियामेंट या लोकसभा के प्रति, और यहाँ 164 में विधानसभा के प्रति। 61 हमें बताता है कि हमें अगर अपने राष्ट्रपति महोदय को हटाना है, उन पर महाअभियोग लाना है, तो उसका प्रोसीजर क्या होगा। ये ध्यान रखिएगा, महाअभियोग का अपना ये जो प्रोसीजर है ये राष्ट्रपति के लिए है, ठीक है, बाकियों के लिए वो प्रोसीजर रिमूवल हो जाता है, वहाँ वो महाअभियोग नहीं होता। और अदर आर्टिकल्स हैं जिनके तहत उनको हटाने का प्रावधान मिलता है। आर्टिकल 72 है जिसमें राष्ट्रपति की जो क्षमादान 72 और 161, ये पार्डन करने की शक्तियां हैं, क्षमा करने की शक्ति, माफी की शक्ति जो है 72 और 161 में। 72 किसका होगा? 72 is the pardoning power of President. 61 is Governor. गवर्नर, ठीक है। तो मतलब आपको आसान भी है क्योंकि आपको पार्ट याद है कि ये पार्ट कौन सा है, ये पार्ट कौन सा है, ये स्टेट है और यहाँ पर सेंटर है। सेंटर के यूनियन के जो आर्टिकल है कहाँ से कहाँ तक रहते हैं?
यूनियन के आर्टिकल कहाँ से शुरू होते हैं? 50 सर 52 से 151। 151 और स्टेट के 152 से शुरू होते हैं। स्टेट के 152 से 236 या 37 तक। ठीक है, चलो जितने भी हैं, पर ये नंबर देख लेना ध्यान से, तो शायद कुछ गड़बड़ लगी। तो जो भी है, तो ये हमारा ब्रॉड डिवीजन है। जब भी हमारा आर्टिकल इस तरफ आ रहा है तो वो यूनियन का आर्टिकल है, और जब आर्टिकल इधर जा रहा है तो किया, जैसे अभी हमने 2-3 पढ़ लिए, 73 और इधर कौन सा था वो 163 163, यहाँ 74 164, नहीं 163 नहीं है सर, 74 और 163 है, और 75 164 है, और 72 161 है। इसको इस तरह से याद करते जाओ। तो आप चाहें तो एक टेबल भी बना सकते हैं, ठीक है, एक छोटी सी टेबल बना लीजिए, तो आपको सुविधा हो जाएगी याद करने में कि भाई चौहत्तर और ये 75 है। यस सर, 75 और 164। ओके, तो ये 74 हमारा एड का हो गया। अब देखो ऐसे याद कर लें, अगर हम इसको एड एंड एडवाइस 75, ठीक है, कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी CR 75 एंड 164, पार्डन पावर, पार्डन, ठीक है, पार्डन का क्या था 72 और इधर 161। कितना आसान है हमारे लिए आर्टिकल्स को एक साथ कलेक्टिवली जोड़ के याद करना। मेरे ख्याल से अगर हम ठीक से थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो लगभग सारे आर्टिकल्स याद कर डालेंगे। तो आपको एक डिजाइन बनाना होता है याद करने के लिए। एक डिजाइन बना लीजिए कि हाँ हाँ ये इसको इससे जोड़ सकते हैं, इसको इससे जोड़ सकते हैं। आपको यहाँ पता है कि यहाँ पर बात हो रही है तो ये गवर्नर की होगी, यहाँ पर बात हो रही है तो प्रेसिडेंट की होगी, खत्म हो जाएगा। अब जैसे ये सेशन ऑफ पार्लियामेंट की बात चल रही है, 85 सेशन ऑफ पार्लियामेंट, प्रोरोगेशन और डिसोल्यूशन, ठीक है। सेशन ऑफ प्रोरोगेशन का मतलब जो भी इसकी हिंदी होती है, किसी को पता है? भंग, ये डिसोल्यूशन सर, हाँ प्रोपगेशन जिसे शुरू करना, शायद बुलाना जो है, वही सर समॉन होता था, सदन के बैठक को कॉल करना, शायद ऐसा कुछ होता होगा। तो जब हमारा सेशन शुरू होता है, ठीक है, उस सर प्रचार दे रहे हैं, प्रचार और प्रसारण नहीं, यहाँ इसका मतलब कुछ और है, वो नहीं है जो आप डिक्शनरी मीनिंग मत देखना इसका हमारे संविधान के अनुरूप, संविधान के सेक्शन में इसका मतलब मिलेगा। इसके अलावा भंग करना, सस्पेंड करना और एडजर्न करना, ये इससे संबंधित ये शायद 4 शब्द होंगे, सस्पेंशन, एडजर्नमेंट, एक आध शब्द और हो सकता है। जो हमारी पार्लियामेंट होती है उसको डिसॉल्व किया जाता है, जैसे लोकसभा है उसको डिसॉल्व किया जाता है, प्रोरोग किया जाता है जब बैठक को शायद बुलाया जाता है, एडजर्न किया जाता है जब मीटिंग सेशन चल रहा है तो उसे कुछ समय के लिए स्थगित किया जाता है, फिर उस सेशन को खत्म कर दिया जाता है कि ये सेशन अब खत्म हो गया। तो ये 3-4 इनके शब्द हैं, शब्दावली है जो स्पेसिफिक है, जो सेशन के लिए इस्तेमाल की जाती है, वो आप याद रखिएगा। एडजर्नमेंट, प्रोरोगेशन जब नई विधानसभा या संसद में लोकसभा आती है, डिसोल्यूशन जब लोकसभा को भंग कर दिया जाता है,
नई लोकसभा बुलाने के लिए, या विधानसभा को भंग कर दिया जाता है, डिसॉल्व कर दिया जाता है। फिर सेशन जो चलते हैं, 3 सेशन होते हैं, उन सेशन को चलने के लिए कॉल किया जाता है, सेशन की बैठक बुलाई जाती है, उसे एडजर्न किया जाता है, बीच में सेशन चल रहा है उसे कुछ समय के लिए रोका जाता है, स्थगित किया जाता है और फिर सेशन को खत्म किया जाता है। तो ये 4-5 स्टेजेस हैं, तो हमें ये याद रहना चाहिए। तो हमें अगर सेशन बुलाना है, ये प्रावधान हमें आर्टिकल 185 और 174 के अंतर्गत मिल जाएंगे। आप ये लोग ये शब्दावली ढूंढ लोगे या नहीं ढूंढ पाओगे? ढूंढ लेंगे सर। ढूंढ लोगे? यह तो और खतरनाक हिंदी है। सत्रावसान और विघटन, डिसोल्यूशन के लिए विघटन शब्द आप ढूंढ लेना। मेरे पास जो हिंदी है वो इससे आपकी हिंदी से भी ज्यादा खतरनाक है। ठीक है, तो 85 174 हो गया। इसके बाद 86 और 87 हो गया। 86 में जो प्रेसिडेंट होते हैं वो लोकसभा को या संसद को ज्वाइंट उसको सेशन कॉल करती हैं, उसको एड्रेस करते हैं और संसद को अपना संदेश देते हैं। 87 में अगर ये तो हर जब नया सत्र होता है उसके पहले होता है, और स्पेशल एड्रेस 87 के तहत हो सकता है। यही चीज 175 और 176 आर्टिकल में गवर्नर कर सकते हैं, जिसमें वो लेजिस्लेचर को एड्रेस कर सकते हैं, मैसेज दे सकते हैं। पहली बार जब सेशन में आता है तो उसको एड्रेस करना होता है। राष्ट्रपति महोदय का अभिभाषण, राष्ट्रपति महोदय का अभिभाषण इसको शब्द बोलते हैं, प्रेसिडेंशियल एड्रेस। यहाँ पर 111 आर्टिकल है जिसके अंदर राष्ट्रपति महोदय हर लेजिस्लेशन, जो भी कानून, जो बिल है, उसको साइन करते हैं, उसको स्वीकृति देते हैं, तभी वो कानून बनता है। बिल से वो एक्ट बनता है राष्ट्रपति महोदय के शासन के बाद। यही चीज आर्टिकल 200 में है, गवर्नर उसको स्वीकृति देते हैं या रिजर्व रख सकते हैं प्रेसिडेंट की स्वीकृति के लिए। 201 आर्टिकल है जिसमें प्रेसिडेंट स्टेट लेजिस्लेशन को स्वीकृति के दे सकते हैं। अगर कोई बिल रिजर्व करके गवर्नर ने प्रेसिडेंट के पास भेजा है तो आर्टिकल 201 के तहत उनको वो उसके लिए स्वीकृति, सहमति दी जाएगी। आर्टिकल 108 है जिसके तहत जॉइंट सिटिंग बुलाई जा सकती है। प्रेसिडेंट के पास जॉइंट संयुक्त सत्र दोनों सदनों का बुलाने की शक्ति होती है। 352, 356, 360 हमने पढ़े थे। 352 है नेशनल इमरजेंसी, 356 है प्रेसिडेंट रूल या स्टेट में इमरजेंसी, और 360 है फाइनेंशियल इमरजेंसी। इसके अलावा 355 है जिसमें कि सेंटर के पास अधिकार है, सेंटर को ये काम है कि वो राज्यों को बाहरी किसी भी संघर्ष से, बाहरी संघर्ष से बचाएगा। 358 है जिसमें फंडामेंटल राइट्स जो नेशनल इमरजेंसी के समय में कैसे खत्म हो रुक जाते हैं, सस्पेंड हो जाते हैं, स्थगित हो जाते हैं, ये प्रावधान दिया गया है। और सेम चीज 359 में है, 359 में, जिसमें फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, जो है राष्ट्रपति के द्वारा खत्म किए जा, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के द्वारा सस्पेंड किए जा सकते हैं नेशनल इमरजेंसी के दौरान। तो ये हमारे इमरजेंसी प्रावधान है 352, 355, 356, 358, 359, 360। फिर आते हैं 365। 365 के तहत राज्यों को ये संवैधानिक बाध्यता है, ठीक है, राज्य संविधान से बंधे हुए हैं कि वो सब केंद्र की सभी जो भी डायरेक्शन दी जाएंगी, जो कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्शन है, उनका निर्वहन करें, उनका पालन करें।
आर्टिकल 102 और 191, ये दोनों आर्टिकल जिस तरह से ये यूनियन के लिए, ये केंद्र के लिए, तो किस कारणों से हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। और 191 में बताता है कि लेजिस्लेचर असेंबली के जो सदस्य हैं उनको कैसे डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। 102, 191, 105, 194, जिसमें कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज के पावर एंड प्रिविलेजेस डिफाइंड है। 110, 199, जिसमें मनी बिल की परिभाषा पार्लियामेंट के लिए और स्टेट लेजिस्लेचर के लिए दी गई है। 117 जो आर्टिकल है वो ये बताता है, तो 110 महत्वपूर्ण आर्टिकल है जो मनी बिल की परिभाषा, हमने पहले भी पढ़ा था कि मनी बिल क्या होता है, ये जानने के लिए हमें आर्टिकल 110 के पास जाना पड़ेगा। फाइनेंशियल बिल क्या होता है, इसे जानने के लिए हमें आर्टिकल 117 के पास जाना पड़ेगा। और उसी का स्टेट वर्जन 194, 199 है। 368 आर्टिकल है, 368 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। कोई भी अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना है तो उसका प्रावधान क्या होगा, वो हमें 368 में मिलेगा। आर्टिकल 112 और 202, अब यहाँ पे एक और आ गया। 112 में जो बजट प्रस्तुत होता है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसको हम बोलते हैं संविधान की भाषा में, तो ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट 112 में। तो अगर हम बजट संबंधी आर्टिकल 110, 117, 112, ये आर्टिकल है, सेम इनके स्टेट के वर्जन है 202, 266, 267, ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है। और कंटिंजेंसी, तीन तरीके के फंड हैं हमारे कंट्री के पास, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया, जो कि आर्टिकल 266 में डिफाइंड है, और आर्टिकल 267 में कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया। मोटे तौर पर कंसोलिडेटेड फंड हमारा रेगुलर फंड है, कंटिंजेंसी फंड हमारा कोई आवश्यकता पड़ने पर, कोई मुसीबत आने पर, कोई कंटिंजेंसी का मतलब होता है कोई एकदम आकस्मिक चीज अगर उत्पन्न हो जाती है, कंटिंजेंट। इमरजेंसी, नॉट इमरजेंसी, इमरजेंसी थोड़ी अलग चीज हो जाती है, वो आपातकाल है, कोई मुसीबत का समय। पर आकस्मिकता कि कोई खर्चा आ गया है, इमरजेंसी नहीं है पर हम उस खर्च को फोर्स ही नहीं कर सकते कुछ चीज को, ठीक। तो कभी कभी ऐसा समय आता है उस खर्च को हम जब फोर्स ही नहीं कर पाते तो उसे हमें कंटिंजेंसी, आकस्मिकता से खर्च कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि ये इमरजेंसी जितना सीरियस हो, ये थोड़ा सीरियस होता है, हो सकता है इमरजेंसी जितना ज्यादा सीरियस हो या ना भी हो। फिर रूल्स ऑफ प्रोसीजर पार्लियामेंट में 118 आर्टिकल के तहत बनाए जाते हैं। 169 आर्टिकल जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, स्टेट्स की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स होती हैं उनको बनाने, 169 उनको बनाने और भंग करने का प्रोसीजर 169 में, 169 में मिलता है। 249 आर्टिकल है जिसमें राज्यसभा स्पेशल रेजोल्यूशन द्वारा पार्लियामेंट को एनेबल कर सकते हैं। ये भी एक महत्वपूर्ण आर्टिकल है हमारे संविधान में, जिसमें कि राज्यसभा एक प्रस्ताव अगर पारित करती है तो स्टेट लिस्ट के किसी विषय पर भी, जैसे कुछ स्थितियों में, जैसे आपातकाल के समय में, नेशनल इमरजेंसी के समय में, या प्रेसिडेंट रूल के समय में, हम केंद्र जो है स्टेट लिस्ट के विषयों पर कानून बना सकता है। परंतु ये आर्टिकल एक 249 भी है जिसमें अगर राज्यसभा एक बिल पास कर दे तो एक स्पेशल रेजोल्यूशन से एक बिल पास कर दे तो स्टेट लिस्ट के विषयों पर केंद्र भी सरकार बना सकता है। आर्टिकल 312 है जो कि ऑल इंडिया सर्विस, जो IAS, IPS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, ये जितनी ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, ये सर्विसेज कहलाती हैं ऑल इंडिया सर्विसेज। इन सर्विसेज के लिए चयन, क्योंकि ये ऑल इंडिया सर्विसेज क्यों कहलाती हैं, दो सर्विसेज होती हैं हमारे UPSC के एग्जाम में, ऑल इंडिया सर्विस और स्टेट सर्विसेज, सेंट्रल सर्विसेज। इसमें
फॉरेन सर्विसेज, रेवेन्यू सर्विस, रेलवे सर्विसेज, डिफेंस सर्विसेज, ये सब इसके अंदर आती हैं। सारी सेंट्रल सर्विसेज के अंदर में ये आती है। तो ये हमारा ब्रॉड डिवीजन ये हो गया। तो ऑल इंडिया सर्विसेज का जो कॉन्सेप्ट होता है उसके अनुसार ये लोग यूपीएससी के द्वारा यानी कि यूनियन के द्वारा चुने जाते हैं, परंतु ये लोग काम करते हैं स्टेट में, राज्यों में। तो इनमें बस यही अंतर होता है। तो एक प्रकार के केंद्र के प्रतिनिधि, क्योंकि इनकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी प्रेसिडेंट है, फंक्शन करते हैं स्टेट्स के अंदर में। जैसे सेंट्रल सर्विसेज में ये डाइकोटमी नहीं होती, वो प्रेसिडेंट के द्वारा चुने जाते हैं, अपॉइंट किए जाते हैं और प्रेसिडेंट के साथ ही काम करते हैं। मिनिस्ट्री जो यूनियन की मिनिस्ट्रीज है उनके साथ काम करते हैं। परंतु यहाँ पर स्थिति थोड़ी अलग होती है, तो इनको ऑल इंडिया सर्विस कहा जाता है। आर्टिकल 131 है जो ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन को व्याख्यायित करता है। क्या होती है सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन? सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन सर, जब स्टेट टू स्टेट होता है, कोई डिस्प्यूट होता है और जब गवर्नर इंडिया के गवर्नमेंट एंड कोई अदर स्टेट है उनके बीच कोई डिस्प्यूट होता है, तब सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिसडिक्शन। ये दो स्थितियों में मतलब सुप्रीम कोर्ट का सीधी वहां पर सुनवाई हो सकती है, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का। अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट का रोल एपेलेट कोर्ट ज्यादा जैसा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हर छोटी बड़ी चीज को खुद नहीं सुन सकता, ना सुनना चाहता, ना सुन सकता। तो हर एक के लिए एक ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन बनाया हुआ है। ये एक ऐसी परिस्थिति है कि यदि यूनियन और स्टेट के बीच में विवाद हो या स्टेट और स्टेट के बीच में विवाद हो, स्टेट और स्टेट्स के बीच में विवाद हो, तो ऐसे में सीधी सुनवाई जो ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन होगी वो सुप्रीम कोर्ट की रहेगी। इसके अलावा 136 आर्टिकल है जिसमें स्पेशल लीव ज्यूरिडिक्शन है कि सुप्रीम कोर्ट कहीं भी जाकर अपनी ज्यूरिडिक्शन, क्योंकि हाईएस्ट कोर्ट ऑफ लैंड है, तो वो कहीं किसी भी कोर्ट के उस अधिकार क्षेत्र में दखल दे सकता है। कोई और सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में दखल नहीं दे सकता, पर वो किसी को में भी दे सकता है। इसके लिए आर्टिकल 136 इस्तेमाल किया जाता है। आर्टिकल 137 है जिसके तहत जो जुडिशियल रिव्यू की शक्ति है, जो खुद के अपने कानून को रिव्यू करने की शक्ति है, वो 137 आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट को मिलती है कि वो अपने आदेशों को खुद ही रिव्यू भी कर सकता है समय समय पर। बाकी कोर्ट ऐसा नहीं कर सकते, वो अपने आदेशों को रिव्यू नहीं कर सकते। 141 आर्टिकल है जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को सभी कोर्टों को मानना पड़ेगा, सभी लोअर कोर्ट्स को उनके आदेशों को मानना पड़ेगा। जो भी आदेश दिया गया होगा वो सभी कोर्ट उस आदेश के अनुरूप ही कार्य करेंगे। 142 आर्टिकल है जो सुप्रीम कोर्ट को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर देता है, और 143 आर्टिकल है जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट के पास एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन है, यानी कि जो प्रेसिडेंट है यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, अगर मांगा जाता है तो वो उनको एडवाइस दे सकते हैं। उनसे अगर पूछा जाएगा कि जी इसमें इस कानूनी विषय पर आपकी क्या राय है, तो सुप्रीम कोर्ट उनको सलाह देगा। और 145 आर्टिकल है जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट के जो कानून है, जो आदेश हैं, उनके अंदर एक कानून जैसी शक्ति है, रूल जैसी शक्ति है। तो एक प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के आदेश एक कानून होते हैं। जो काम लेजिस्लेचर इतने लंबे प्रोसेस से करती है, सुप्रीम कोर्ट उसी काम को एक आदेश के द्वारा कर सकती है। जैसे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है, बहुत सारे कानून हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश एक प्रकार के कानून की शक्ल ले लेते हैं। तो एक तरह से ये लेजिस्लेटिव पावर हो जाती है सुप्रीम कोर्ट की। आर्टिकल 226
रिट जुडिक्शन है हाई कोर्ट की। आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट की है और 226 रिट जुडिक्शन है हाई कोर्ट की। आर्टिकल 239 जिसमें यूनियन टेरिटरीज, जो भारत के अंदर में यूनियन टेरिटरीज होंगी, केंद्र शासित प्रदेश होंगे, उनमें प्रेसिडेंट का शासन होगा। ये आर्टिकल 239 ए है, जिसमें पुडुचेरी को, पौंडीचेरी जो पहले होता था, उसको एक विशेष दर्जा, यूनियन टेरिटरीज में भी इनको एक विशेष दर्जा हासिल है। और उसी प्रकार से 239 ए है, जिसमें नेशनल कैपिटल टेरिटरी यानी दिल्ली को एक विशेष दर्जा दिया गया। आर्टिकल 256 है, ये राज्यों का ऑब्लिगेशन है, राज्य बाध्य है उनको जो कानून बनाए जाए, पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन करने के लिए राज्य बाध्य है। राज्य ये नहीं कह सकते कि नहीं हमारा कानून अलग है, हम आपके कानून को नहीं मानते, ऐसा नहीं है। हमारे जो राज्य हैं वो यूनियन के द्वारा बनाए गए कानूनों को मानने के लिए बाध्य है। आर्टिकल 279 ए, ये हमारी जो जीएसटी काउंसिल है उसको एक संवैधानिक शक्ल देती है। तो ये एक हमारा नया अमेंडेड आर्टिकल है जो 101वें संशोधन के द्वारा लगाया गया होगा, 279 ए। आर्टिकल 280 है, जिसके अंदर फाइनेंस कमीशन आता है, जिसके बारे में हमने बात की थी। फाइनेंस कमीशन का काम क्या होता है? सर टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना, स्टेट, राज्यों स्टेट और सेंटर के बीच में, यूनियन और स्टेट के बीच में जो टैक्सेस हैं कि उनका डिस्ट्रीब्यूशन करना। क्योंकि हमारे जो हमारी जो कर प्रणाली है, टैक्स सिस्टम है, वो बायस्ड है टुवर्ड यूनियन। तो यूनियन कई सारे टैक्सेस को कलेक्ट करता है और उनको कलेक्ट करके आगे पास ऑन करना होता है ना। ये कंसेप्ट आपने पढ़ा होगा, टू बी कलेक्टेड बाय, टू बी इम्पोज्ड, कलेक्टेड और यूज्ड, तीन कैटेगरी में हम देखते हैं। तो हमारे जो टैक्स सिस्टम है उसमें भी एक यूनिटरी बाय यानी यूनियन की तरफ सिस्टम झुका हुआ है। ज्यादा टैक्स इकट्ठे करने की क्षमता यूनियन के पास है, केंद्र सरकार के पास है। स्टेट के पास उस तरीके की टैक्स कलेक्ट करने की शक्ति कम है। तो जो यूनियन है, जो टैक्स इकट्ठा होगा, उसको किस दर से, किस रेट से राज्यों को देगा, तो इसको तय करने का फॉर्मूला जो तय होता है वो फाइनेंस कमीशन, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसके द्वारा बनाया जाता है। हर 5 साल में ये नया फाइनेंस कमीशन बनाया जाता है, जो कि बताता है कि क्या दर से हमें यूनियन को, स्टेट्स को टैक्स देना है, कैसे हम फाइनेंशियल डिसिप्लिन बना सकते हैं। अब जो ये दिया जाता है, इसमें क्या पैमाने इस्तेमाल किए जाते हैं? कोई मोटा मोटा आइडिया? जैसे जो पैमाना मतलब जिस तरह से दिया जाता है, आबादी, पॉपुलेशन कितनी है उस राज्य की, उस राज्य की आवश्यकता कितनी है, उस राज्य की परफॉर्मेंस कैसी है, परफॉर्मेंस को भी देखा जाता है यहाँ पर। तो कुल मिला के आबादी और आवश्यकता तो एक ही बात, जिस राज्य में ज्यादा लोग हैं, उस राज्य की आबादी ज्यादा है, तो उसमें आवश्यकता ज्यादा हो सकती, मतलब होगी, तो इसलिए उसको ज्यादा शेयर मिलना चाहिए। आवश्यकता, कुछ गरीब राज्य हैं जहाँ को पॉवर्टी ज्यादा है, तो उनकी आवश्यकता ज्यादा है, परंतु साथ साथ उनकी परफॉर्मेंस भी देखी जाती है कि आखिर कितनी मेहनत कर रहे हैं उससे बाहर निकलने के लिए। ऐसा तो नहीं कि वो केवल केंद्र के भरोसे बैठे हुए कि आप हमें पैसा दोगे तभी हम काम करेंगे। तो ये आर्टिकल 280 फाइनेंस कमीशन को बनाने का काम करता है। आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन को स्थापित करता है। आर्टिकल 324 के तहत हमारा इलेक्शन कमीशन काम करता है। आर्टिकल 326 हम सबको वयस्क मताधिकार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार
आर्टिकल 326 के तहत हमें मिलता है। ऑडिटर जनरल सीएजी, जो सीएजी का पद है, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये आर्टिकल 148 के तहत काम करती है। 315 आर्टिकल है जिसके तहत पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, यूपीएससी और अन्य स्टेट के पब्लिक सर्विस कमीशन काम करते हैं। आर्टिकल 76 और 165 है जिसमें अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल का पद इन आर्टिकल के तहत बनाया जाता है। आर्टिकल 76 एंड 165, अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल। आर्टिकल 338 बी, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। कल भी हमने बात की थी कि आर्टिकल 338 है जो स्टेट SC ST के लिए, SC के लिए बनाता है नेशनल कमीशन। 338 ए है ST के लिए और 338 बी है जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस बनाता है। 123 और 213 आर्टिकल हैं जिसके तहत ऑर्डिनेंस पास करने की, यानी कि अध्यादेश पास करने की शक्ति होती है। जब सेशन ना चल रहा हो तो कानून बनाने की शक्ति 123 आर्टिकल और 213 आर्टिकल के तहत हमें प्राप्त होती है। तो ये कुल मिला के हमारे जो कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं वो हो गए। अब हम सुप्रीम कोर्ट के केसेस की बात कर लेते हैं, कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट के केसेस। तो जैसे एक गोपालन केस है। सुप्रीम कोर्ट के केसेस का महत्व क्या है हमारे लिए? सर इसमें जो डिसीजंस होते हैं उसका रेफरेंस लेके स्मॉलर कोर्ट्स भी ये करते हैं, अपना डिसीजन देते हैं। ठीक, तो ये ध्यान रखने की जरूरत है। हम ये इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की के पास शक्ति होती है कि वो एक कानून की तरह कार्य करते हैं, तो एक तरीके का वो कानून होते हैं। तो इसीलिए हमें सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बारे में पता होना चाहिए। जैसे हमें बिल्स के बारे में पता है, ऐसे ही हमें सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बारे में पता होना चाहिए। वो हमारे लिए एक रेफरेंस पॉइंट का काम कर सकते हैं। आप इनके बेसिस पर भी कि सुप्रीम कोर्ट के उस केस में इस तरीके की परिस्थिति में ये बात कही गई थी, तो मेरे पास भी ये अधिकार है, मुझे भी ये चीज़ मिलनी चाहिए, या एक गैर कानूनी है। तो एक गोपालन केस 1950 का है जिसमें फंडामेंटल राइट का वायलेशन, जो प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट है, इनको इनकी जांच करने के लिए क्या होते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट? प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट किसी को शक के बेस पे जो है ना अरेस्ट कर लेना। ठीक है, शक के आधार पर गिरफ्तार किए जाने की शक्तियां जो एक्ट देते हैं। हमें किसी आदमी पर शक है कि ये कुछ गलत काम कर सकता है, तो ऐसे कानूनों को हम प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट कहते हैं। सर एक प्यूनेटिव डिटेंशन भी होता है ना? क्या चीज? हाँ, प्यूनेटिव डिटेंशन। प्यूनेटिव डिटेंशन तो होता है जो सजा मिलने पर, ठीक है, कोर्ट ने तय कर लिया कि आपने गलती की है तो आपको 3 साल की सजा दे दी गई है। कोर्ट ने आदेश पारित किया गया कि भाई आपने फला जुर्म किया है, उस फला जुर्म के लिए आपको 3 साल के लिए सजा दी जाती है। तो जो जेल डाला जाता है दैट इज प्यूनेटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है कि आप पर ये शक है कि कोई आप गड़बड़ कर सकते हैं, ठीक है, तो आपको जेल में डाला जाता है। तो दो अलग अलग तरीके के कॉन्सेप्ट हैं। जैसे हमारे देश में पॉलिटिकल उसके लिए, अगर आप लोगों को ध्यान है, कुछ समय पहले ये चंद्रशेखर जो है उसको 1 साल के लिए जेल में लगभग रखा गया। तो दैट सॉर्ट की भाई वो कुछ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अराइज हो सकती है, तो दैट इज प्रिवेंटिव डिटेंशन। या इवन जो सामान्य जो अरेस्ट होते हैं, जब तक फैसला नहीं होता लोगों को अरेस्ट किया जाता है कि भाई किसी के ऊपर कोई FIR हो गई है, तो वो जो अरेस्ट होता है वो भी प्रिवेंटिव डिटेंशन ही है।
सर इलेक्शन के टाइम में जो अरेस्ट होता है वो सब भी प्रिवेंटिव डिटेंशन है क्या? प्रिवेंटिव डिटेंशन, बिल्कुल। अगर आपने अपराध नहीं किया, बस इस बात के लिए कि ये अपराध कर सकते हैं, हो सकता है ये इलेक्शन की प्रोसेस को भंग करने की कोशिश करें, पुराने अपराधी हैं तो इनको पहले जेल में डाल दो, तो प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट। तो इस केस में ये कहा गया कि संविधान के पास ये शक्ति नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ लॉ को वेरीफाई करने की शक्ति नहीं है। जुडिशरी केवल ये देख सकती है कि क्या कानून प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ के तहत बनाया गया है या नहीं। तो ये आर्टिकल 21 के तहत इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। चंपाकम दोरई राजन केस है। ये रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लास 1991 में जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके रिजर्वेशन की मांग उठने लगी थी। तो बैकवर्ड क्लासेस ने रिजर्वेशन दिया जाने को चैलेंज किया था। जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में बैकवर्ड क्लासेस को जो रिजर्वेशन दिया उसको इस केस के द्वारा चैलेंज किया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। ठीक है, तो हम कभी कभी अगर हमें कहते तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये कहा है कि कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन दिए जा सकते हैं, इसमें कोई भी गैर संवैधानिक नहीं है कि आप कास्ट के बेसिस पे कैसे जो है आरक्षण दे रहे हैं। शंकरी प्रसाद केस 1952 का शंकरी प्रसाद केस है, जिसमें जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था उसको चैलेंज किया गया कि ये जो रिजर्वेशन का कानून है ये फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है। तो कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट के पास ये शक्ति है, पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, कि हम इसके संविधान के पास ये शक्ति, संसद के पास ये शक्ति है कि वो संसद को पार्लियामेंट के पास ये शक्ति है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सके। तो वो अमेंड कर सकता है, इसमें कोई भी गैर कानूनी या असंवैधानिकता नहीं है। बेरूबारी केस 1960 का है, जिसमें कि हम ने दूसरे जो क्षेत्र है किसी एलियन क्षेत्रों को, जैसे कि हमने फ्रांस के पुडुचेरी को, गोवा को, ऐसे कई जो क्षेत्र हैं जो एलियन शक्तियों, विदेशी शक्तियों के हाथ में थे, उनसे अपने देश में इन जो क्षेत्र हैं उनको मिलाया। तो इस संदर्भ में सवाल ये उठा था कि जो प्रीएम्बल है, प्रीएम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का वो नहीं माना जा सकता, संविधान का हिस्सा, क्योंकि ये प्रस्तावना है, ये संविधान नहीं है, ये उसके बाहर लिखी हुई चीज है, संविधान से बाहर है, उसको इसका हिस्सा नहीं माना जा सकता। तो कोर्ट ने कहा था कि ठीक, हाँ ये सही है, प्रीएम्बल जो है पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इस बेरूबारी केस ने कहा उसका हिस्सा नहीं है। केशव सिंह केस है, जिसमें केशव सिंह जर्नलिस्ट को सरकार की लेजिस्लेचर की भर्त्सना करने के लिए जेल भेज दिया गया, उनके खिलाफ उनको जेल में डाल दिया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो शक्तियां हैं, कंटेम्प्ट की पावर हमने सुप्रीम कोर्ट की पढ़ी थी, से ऐसी ही कंटेम्प्ट की पावर पार्लियामेंट के पास भी होती है। ठीक है, अगर कोई कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट ये भी अगर कोई करता है कि आपने जो संसद है, संसद के किसी प्रोसीजर के बारे में कोई ऐसी राय रखी जो संसद को ठीक ना मालूम हो, तो कंटेम्प्ट पावर ऑफ पार्लियामेंट का इस्तेमाल कर सकती है। तो उन्होंने इस केस में कहा कि समथिंग केस में कि इंडिविजुअल्स की ये जो शक्तियां हैं इनको इशू करने में कंटेम्प्ट ठीक है, संसद के पास ये पावर है, परंतु उनको आर्टिकल 21 का ध्यान रखते हुए ये कंटेम्प्ट की पावर्स का इस्तेमाल करना होगा।
पार्लियामेंट कंटेम्प्ट के पावर को इस्तेमाल कर सकता है, परंतु उसको आर्टिकल 21 के अंदर जो लोगों को शक्तियां, जो अधिकार मिले हुए हैं, उनका ध्यान रखना होगा। सज्जन सिंह केस 1965 का है। 17वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के खिलाफ ये केस आया। इस केस में ये कहा गया कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको अमेंड 368 आर्टिकल के तहत अमेंड किया जा सकता है। 1973 तक ये एक कंफ्यूजन बना रहा कि संविधान को किस हद तक अमेंड किया जा सकता है। क्या पूरे संविधान को अमेंड किया जा सकता है, थोड़े को किया जा सकता है, या बिल्कुल नहीं किया जा सकता, किस हिस्से को किया जा सकता है और कितना किया जा सकता है, ये एक विवाद का विषय रहा था। परंतु जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है, इसने इस स्थिति को काफी हद तक सुलझाया। इसके सज्जन सिंह केस के बाद आया गोलकनाथ केस। तो गोलकनाथ केस में जो शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह केस था, उसको रिवर्स किया सुप्रीम कोर्ट ने और ये कहा कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो फंडामेंटल राइट्स को सीमित करते हो, उनको प्रभावित करते हो, वो गैर कॉन्स्टिट्यूशनल है। मतलब अब पोजीशन यहाँ पर चेंज कर दी गोलकनाथ केस में कि फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं किया जा सकता। 1967 में ये पोजीशन हमारे कोर्ट्स में जुडिशरी ने एक्वायर की। इसके बाद 1973 में जो फेमस हमारा केशवानंद भारती केस आया, जिस केस में ये कहा गया कि नहीं अमेंड किए जा सकते हैं, फंडामेंटल राइट्स भी अमेंड किए जा सकते हैं, परंतु जो संविधान में जो भी अमेंडमेंट लाए जाएंगे वो संविधान के अमेंडमेंट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं बदल सकते। जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसमें देश में डेमोक्रेसी है, जिसमें सभी को मताधिकार का हक है, रूल ऑफ लॉ है, तो जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको किसी भी स्थिति में नहीं बदला जा सकता। उसे आर्टिकल 367-68 के अनुसार नहीं बदला जा सकता, परंतु बाकी हिस्सों में बदलाव किए जा सकते हैं। तो ये केशवानंद भारती केस में बेसिक स्ट्रक्चर की बात पहली बार संसद ने कही। मेनका गांधी केस 1978, इसमें AK गोपालन केस को ओवररूल कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की डॉक्ट्रिन यहाँ से दी गई कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कि कोई भी कानून जुडिशरी के समक्ष उसकी रीजनेबलनेस और वैलिडिटी दोनों के लिए रखा जा सकता है। ये दोनों सवाल जुडिशरी के समक्ष रखे जा सकते हैं कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो हुआ है या नहीं है। ठीक है, खाली प्रोसीजर ऑफ लॉ नहीं होना चाहिए, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होना चाहिए। मिनर्वा मिल केस 1980 का है, जिसमें ये कहा गया कि जो फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, DPSP है, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। वो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और कोई भी DPSP, मतलब DPSP की लीगैलिटी की अगर बात करें तो DPSP कोई भी तब तक लीगल है, उसके लिए कानून बनाया जा सकता है जब तक कि वो किसी फंडामेंटल राइट को कॉन्ट्रावीन ना करता हो। अगर वो कॉन्ट्रावीन नहीं कर रहा कोई DPSP तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है और फंडामेंटल राइट्स का पूरक है। ये महत्वपूर्ण बात DPSP के संदर्भ में इस केस में कही गई। हुसैना खातून और स्टेट ऑफ बिहार केस में जो PIL का कॉन्सेप्ट है, आज हम PIL के पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को जानते हैं, तो जो ये PIL का कॉन्सेप्ट है, ये हुसैनारा खातून केस में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ। शाहबानो केस 1985 का फेमस केस है। इसमें ये कहा गया कि मुस्लिम विमेन को राइट टू गेट मेंटेनेंस, अपने तलाकशुदा पति से मेंटेनेंस प्राप्त करने का जो है अधिकार है।
जब डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि ये चीज मुस्लिम पर्सनल लॉ में नहीं जिक्र है, उसके बावजूद भी शाहबानों के देखा गया कि हाँ उनको जो तलाक है, तलाक के बाद अपने पति से मेंटेनेंस प्राप्त करने का अधिकार है। 19 का है, जिसमें ये कहा गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि राइट टू एजुकेशन भी राइट टू लाइफ का हिस्सा है। आर्टिकल 21 में हम सबके पास जो जीवन का अधिकार है उसी का हिस्सा है राइट टू एजुकेशन। इंदिरा साहनी केस, ये एक महत्वपूर्ण केस है जिसमें कि जो ओबीसी रिजर्वेशन है, अदर बैकवर्ड क्लासेस का रिजर्वेशन है, उस अदर बैकवर्ड क्लासेस के रिजर्वेशन पर 27% तक ये रिजर्वेशन दिया जा सकता है ओबीसी को, और इस पर एक 50% का कैप लगा दिया गया। ठीक है कि 50% का कैप, 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ही क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट कि जो लोग वेल ऑफ ग्रुप से आते हैं उनको बैकवर्ड क्लासेस में ना आइडेंटिफाई किया जाए, तो ये क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट इंदिरा साहनी केस में दिया गया। सरला मुदगल केस, सरला मुदगल केस है जिसमें कि हिंदू रिलीजियस लॉ के हिसाब से वो कन्वर्ट होकर कैनॉट कन्वर्ट, बिना इस्लाम में कन्वर्ट किए मैरिज के लिए अगर वो कन्वर्ट होता है तो उस कन्वर्जन को जायज नहीं ठहराया जाएगा। एसआर बोमई केस है जो कि हमारे जो आर्टिकल 356 का मिसयूज है, जो फेडरलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है उसको अपहोल्ड करने की इसमें कोशिश की गई। एसआर बोमई केस ये कहता है कि जो फेडरलिज्म है, जो फेडरल स्ट्रक्चर है, ये हमारे संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है और स्टेट गवर्नमेंट को, राज्य सरकारों को केंद्र सरकार अपनी मर्जी से जब चाहे डिसमिस नहीं कर सकती है और उनके पास ये अधिकार होना चाहिए कि जो कॉन्फिडेंस है, जो उनके पास समर्थन उन्हें प्राप्त है या नहीं प्राप्त है, ये चीज फ्लोर ऑफ द हाउस में तय होनी चाहिए। राज्यों की चुनी हुई सरकारों को अपने मन से जो है केंद्र को हटाने का अधिकार नहीं होना चाहिए। ये महत्वपूर्ण केस है क्योंकि इससे पहले बहुत सी राज्य सरकारों को, चुनी गई राज्य सरकारों को केंद्र सरकार समय समय पर अपनी जरूरत के अनुसार उनको बर्खास्त करती रही है। टीएम पाई केस, ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से संबंधित के वो राइट है और इसमें कहा गया कि जो राइट टू एडमिनिस्टर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वो पूरी तरह से एब्सोल्यूट नहीं है। ऐसा नहीं कि वो ये अधिकार पूरी तरीके से उनको स्वायत्तता देता हो। जो 28-29 आर्टिकल है वहाँ पर ये जो स्वायत्तता है ये 100% नहीं है और जो सुप्रीम कोर्ट है उन पर वो जो स्टेट है वो रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा इनमाधार केस में, इनमाधार केस में प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन फॉर SC/ST को नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया। इनमाधार केस और इस पोजीशन को बदलने के लिए 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया था। सर रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है क्या? रिकॉर्डिंग नहीं हो रही, हो रही। IR कोलेहो केस जिसमें 9वें शेड्यूल को, ठीक है, ये रखा गया ये कि 9वां शेड्यूल जो है जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत आता है। 9वां शेड्यूल क्या है? 9th शेड्यूल।
सर इसमें आर्टिकल 13 आता है ना, जुडिशियल रिव्यू। 9 शेड्यूल क्या है? आर्टिकल 13 तो एक्ट्स एंड रेगुलेशन। फिर राइट टू प्रॉपर्टी वाला था। नहीं, इसका मेन औचित्य क्या है? 9वें शेड्यूल में कानून है, उनका क्या औचित्य है? के अनुसार जो भी कानून 9वें शेड्यूल में रखा जाएगा, 9 शेड्यूल में रखा जाएगा, उसकी जुडिशियल रिव्यू ठीक है। 9वें शेड्यूल के जो भी कानून हैं, जो कानून 9वें शेड्यूल में रखे जाएंगे, उनको उनका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। ये हमने इस आधार पर 9वां शेड्यूल बनाया था, जो शुरुआती शायद पहला ही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, जिसके तहत अगर कोई कानून जुडिशियल रिव्यू के तहत इस 9वें शेड्यूल के तहत होगा, तो वो सुप्रीम कोर्ट की जुडिशियल रिव्यू की शक्ति से बाहर रहेगा। तो ऐसे जो भी कानून जिसमें सरकार ये समझती थी कि इसमें सुप्रीम कोर्ट दखल दे सकता है, तो ऐसे कानूनों को 9वें शेड्यूल में रखा जाता था। ठीक है। तो परंतु ये कोलेहो केस में ये कहा गया, कोलेहो केस में ये कहा गया कि 9वां शेड्यूल भी जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत आता है। तो यदि कोई कानून यहाँ रखा भी होगा तो भी उसे दोबारा से देखा जा सकता है। संविधान जो सुप्रीम कोर्ट है वो उसकी समीक्षा कर सकता है। अच्छा, ये और कुछ महत्वपूर्ण केस कर लेते हैं और कुछ ज्यादा जेनरिक से केसेस आ रहे हैं। ट्रांसजेंडर को, थर्ड जेंडर को स्वीकृति देने के लिए नालसा जजमेंट भी बोलते हैं इसको। तो थर्ड जेंडर का स्टेटस सुप्रीम कोर्ट ने क्रिएट किया कि यस, वी शुड रिकॉग्नाइज अ थर्ड जेंडर। तो मेल फीमेल के अलावा एक थर्ड जेंडर को भी रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए। ये है 2015 का नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। 2015 के पहले ये कोशिश की गई कि जो जजेस की नियुक्ति है, जजेस की नियुक्ति आज एक कोलिजियम सिस्टम के द्वारा होती है, जिसका अर्थ है कि सुप्रीम कोर्ट खुद ही तय करता है किसको जज बनाना है। तो इस पोजीशन को चेंज करने के लिए एक नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाया गया। तो इस जुडिशियल कमीशन के खिलाफ केस हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो कोलिजियम सिस्टम है वही सही है और नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया। तो जो नेशनल जुडिशियल कमीशन आज काम नहीं कर रहा है, उसका कारण है कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको इस केस के अंदर 2015 में उसको अवैधानिक, असंवैधानिक घोषित कर दिया। पुट्टुस्वामी केस में ये कहा गया कि जो राइट टू प्राइवेसी है वो इंट्रिंसिक पार्ट है। पुट्टुस्वामी केस में ये कहा गया कि हमारा निजता का अधिकार, हमारी निजी चीजों का हम तक रहने का अधिकार एक आवश्यक अधिकार है, जो कि आर्टिकल 21 का अनिवार्य अंग है, इंट्रिंसिक पार्ट है। और इसके आधार पर ही ये कहा गया था कि जो आधार एक्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, परंतु आधार को हम मैंडेटरी नहीं बना सकते, उसको अनिवार्य नहीं कर सकते। विशाखा जजमेंट, विशाखा केस है, ये भी एक महत्वपूर्ण केस है जिसमें सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन इशू की है। तो ये अपने आप में एक कानून का काम करती है विशाखा केस में, जिसमें कि जो महिलाएं हैं वो कार्य जब ऑफिसों में काम करेंगी तो उन्हें कैसे प्रोटेक्ट करना है, कुछ जिम्मेदारियां दी गई हैं
जो वर्क प्लेसेस हैं, जो मैनेजर्स हैं, जो ऑफिसर्स हैं, कि आप अपने अपने ऑफिस में ये चीज़ें कर लें। अरुणा सानबॉग केस, अरुणा सानबॉग केस में जो पैसिव यूथेनेसिया है उसको लीगल घोषित किया गया और कंसेप्ट ऑफ लिविंग में इसको अलाउ माना गया। तो ये पैसिव यूथेनेशिया की अनुमति अरुणा सानबॉग केस में दी गई। पैसिव यूथेनेशिया होता है कि जिसमें यदि कोई व्यक्ति वेंटिलेटर्स पर है, कोमा में है, तो यदि उन वेंटिलेटर्स को खत्म रोक दिया जाए, वो जो बाहर से जो एक्सटर्नल सपोर्ट है उसे रोक दिया जाए और वो आदमी जीवित रहने में संभव ना हो, तो ऐसे में उस यूथेनेशिया को, उस डेथ को पैसिव यूथेनेशिया बोला जाता है। अच्छा, हमारे देश में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है, ठीक है, 1950 का ये कानून है। ये कानून हमें देता है कि किस जगह पर, जो कानून में जो सीटों का बंटवारा है, जो रिजर्वेशन है, कानून जो इलेक्शन का बेसिक प्रोसेस है, वही आरपीआई एक्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, जिसके तहत इलेक्शन का जो बेसिक प्रोसीजर है, कहाँ पर कौन सी सीट होगी, ये सब प्रोसीजर तय किया गया है इस आरपीआई एक्ट में। और इस एक्ट ने जो इलेक्शन कमीशन है उसको शक्ति दी है किसी व्यक्ति को डिस्क्वालीफाई करने की, उसको हटाने की, इलेक्टोरल रोल को तैयार करवाने की, कोई भी जो वैकेंसी है उसको पूरा करने की, जनरल इलेक्शन के लिए नोटिफिकेशन घोषित करने के लिए जो आचार संहिता लगती है सेक्शन 14 के तहत, इसके सेक्शन, जब राष्ट्र में पूरे देश में चुनाव होता है तो देशव्यापी आचार संहिता सेक्शन 14 में लगती है और सेक्शन 15 में लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए जो आचार संहिता लगती है। तो ये जो प्रोविजंस हैं ये हमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल ऑफ इंडिया एक्ट 1950 और 1951 आरपीआई एक्ट के तहत मिलता है। इसी कानून के तहत ये जो जमानत होती है कि हर व्यक्ति जो इलेक्शन लड़ना चाहता है उसको कुछ अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ेगा। अगर वो जनरल कास्ट का है, जनरल कैटेगरी से आता है तो उसको 25,000 रुपये, और अगर वो SC/ST कैटेगरी से आता है तो 12,500 रुपये जमा करने होंगे। अगर वो पार्लियामेंट के इलेक्शन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना चाहता है तो उसको इतना डिपॉजिट करना होगा, और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली उसको 10,000 और 5,000 रुपये जमा करने होंगे। इसके अलावा जो इलेक्शन कमीशन की अन्य शक्तियां, जो ऑपरेशनल शक्तियां हैं, वो इस कानून से मिलती हैं, इसी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट से उसको प्राप्त होती हैं। अच्छा, पीछे नीति आयोग ने, ये हमने कहीं और भी शायद इस पर चर्चा की थी, कि नीति आयोग ने कई अलग अलग तरीके के इंडेक्सेस बनाए हैं। उनमें से एक इंडेक्स है सेकी इंडेक्स, SEQI, स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स, कि हमारी जो स्कूल एजुकेशन है उसकी क्वालिटी कैसी है। इसमें आउटकम के बेसिस पर कि आपका लर्निंग आउटकम कैसा है, एक्सेस आउटकम कैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटी आउटकम कैसा है। दूसरा पैरामीटर इसका इक्विटी आउटकम है, ठीक है, कि बराबरी कितनी है, तो वो सेकी इंडेक्स इसके लिए काम करता है। फिर है SDG इंडिया इंडेक्स। SDG जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसमें भारत की पोजीशन क्या है, इसको असरटेन करने के लिए SDG इंडिया इंडेक्स, तो जो भारत में स्टेट्स और राज्य हैं उनको इसके तहत रैंक करना, ये एक इंडेक्स बनाया गया है।
और जो ये HDG इंडिया इंडेक्स है, इसको मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, यूनाइटेड नेशन और ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट के द्वारा डेवलप किया गया। इनके सहयोग से HDG इंडिया इंडेक्स बनाया गया। इसके अलावा गुड गवर्नेंस इंडेक्स है, ठीक है, कि हमारे देश में गवर्नेंस की क्या स्थिति है। गुड गवर्नेंस इंडेक्स, जिसमें 10 सेक्टर्स पर ध्यान रखा गया है। एग्रीकल्चर, कॉमर्स, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, पब्लिक हेल्थ, ये सब एनवायरनमेंट, सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस, जुडिशियल, पब्लिक सिक्योरिटी, सोशल वेलफेयर एंड डेवलपमेंट, इकोनॉमिक गवर्नेंस, ये जो विभिन्न क्षेत्र हैं, इन सारे क्षेत्रों पर ये बनाया गया है गुड गवर्नेंस इंडेक्स। गुड गवर्नेंस इंडेक्स, सेकी इंडेक्स, HDG इंडेक्स, HDG इंडिया इंडेक्स, गुड गवर्नेंस इंडेक्स। इसके बाद है ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सहयोग से इसको बनाया जाता है, जिसमें कि 5 पैरामीटर्स हैं। सोशल ग्लोबल मोबिलिटी इंडेक्स में 5 हैं: हेल्थ, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, वर्क, प्रोटेक्शन एंड इंस्टीट्यूशन। तो ये 5 इंडेक्सेस बनाए गए हैं हमारे जीवन में। तो ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स है, गुड गवर्नेंस इंडेक्स है, सोशल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स है, सोशल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स है। बिजनेस वुमेन बिजनेस एंड लॉ इंडेक्स वर्ल्ड बैंक के सहयोग के द्वारा, डेमोक्रेसी इंडेक्स मैं हाईलाइट नहीं कर पाया हूँ, जिसमें महिलाओं का बिजनेस और लॉ, वुमेन बिजनेस एंड लॉ इंडेक्स, डेमोक्रेसी इंडेक्स के हमारे देश में डेमोक्रेसी जो कि इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा बनाया जाता है, डेमोक्रेसी इंडेक्स, ग्लोबल माइक्रोस्कोप फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन रिपोर्ट। ये सारे के सारे इंडेक्स में आपको ये याद रखना होता है कि ये किसने बनाए और इसका अगर कोर ऑब्जेक्टिव क्या है। तो माइक्रोस्कोप फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, व्हाट इज फाइनेंशियल इंक्लूजन? सर सभी जगह पे बैंक्स वगैरह खोलना। बैंक की सर्विसेज सभी को मुहैया हो, ठीक है, सभी के पास बैंक की सर्विसेज। बैंक खुलना उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है, पर बैंकिंग फैसिलिटी उसके पास होनी चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास, जो भी लोग दूर दराज कहीं भी हो, कोई गरीब से गरीब हो, तो उसके पास बैंकिंग फैसिलिटी रहे, ये फाइनेंशियल इंक्लूजन कहलाता है। तो इसी के लिए ये ग्लोबल माइक्रोस्कोप और फाइनेंशियल इंक्लूजन रिपोर्ट है। ग्लोबल लिवेबिलिटी रैंकिंग, ठीक है, कि आप ग्लोबल लिवेबिलिटी आपकी कितनी है। टेक्नोलॉजिकल रेडीनेस रैंकिंग, कि आप टेक्नोलॉजी के लिए कितने तैयार हैं। ग्लोबल ब्रॉडबैंड इंडेक्स, कम से कम इन सब के नाम आप लोग और किसने इशू किए हैं ये जरूर याद कर लेना। वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे, कि कॉस्ट ऑफ लिविंग किस जगह की कितनी है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, ये यूनाइटेड नेशन का सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क है, उसके द्वारा ये वर्ल्ड हैप्पीनेस, कि लोग कितने खुश हैं। खाली हमारा पैसा कमाना या पढ़ाई करना ही उद्देश्य नहीं है, हम आखिर कितने खुश या कितने दुखी हैं। तो ये हैप्पीनेस रिपोर्ट भी जरूरी है। फिर है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, जो कि कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, इनसीड और वीपो के द्वारा बनाया जाता है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, कि दुनिया में आपके पासपोर्ट की हैसियत कितनी स्ट्रॉन्ग है, ये बताता है हमें हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। तो दुनिया सर में जो ट्रेवल ये कर, इंडेक्स सर क्वार्टरली निकलता है ना, हेनले पासपोर्ट। ये तो मैंने कभी इसके जैसे ज़्यादा रिपोर्ट तो नहीं देखी, पर इसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आपके पासपोर्ट की रैंकिंग क्या है। जैसे कुछ पासपोर्ट, जैसे
अमेरिका मतलब जो डेवलप्ड कंट्रीज के पासपोर्ट हैं वो लगभग सारे देशों में बिना किसी बाधा के चलते हैं, वहाँ पे उनको वीज़ा की जरूरत नहीं पड़ती। और जैसे जैसे गरीब कंट्री होते जाते हैं, हमारा देश है, तो हमें ज़्यादातर जगहों पर वीज़ा की जरूरत पड़ती है, कुछ जगहों पर हमें वीज़ा की जरूरत नहीं है। और कुछ गरीब कंट्रीज हैं अफगानिस्तान टाइप के, उनके हर जगह पर उन्हें वीज़ा की जरूरत पड़ेगी। तो कितनी जगहों को आप बिना प्रायर वीज़ा के जा सकते हैं, ये हेनले इंडेक्स से हमें पता चलता है। और इसके अनुसार जापान का जो पासपोर्ट है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट है। भारत का जो पासपोर्ट है दुनिया में 107 देशों में की रैंक में 84वें नंबर पर है। अगर 107 देश हैं तो हम यहाँ पर खड़े हैं। ये हमारे जो है रैंक है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इस करप्शन परसेप्शन इंडेक्स को बनाती है और ये इंडिकेट करती है कि वहाँ कितना करप्शन है। तो ये ट्रांसपेरेंसी पर उसका करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है। ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट, ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट है कि न्यूट्रिशन की किस तरीके की स्थिति है, इसके बारे में ये बताता है। और ये WHO इसमें एक पार्टनर है, वो उसके सहयोग से ये निकलता है। इसी तरीके का एक ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, ठीक है। ये कंसर्न वर्ल्ड वाइड और बेल्ट हंगर हिल पे इसके द्वारा इशू किया जाता है। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स हो गया और ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट। ग्लोबल पीस इंडेक्स, अब मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जितने इंडेक्सेस हैं इनको इनके ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो इनको जारी कर रहा है उसके नाम के साथ अगर कोई एक जगह पे कंसोलिडेट कर देगा और फिर ग्रुप्स में डाल देगा तो बहुत अच्छा रहेगा, सभी के लिए बड़ी सहयोग हो जाएगा। तो आप बस इतना कर दें, ये इंडेक्स है, ऐसे एक टेबल बना दें, ये इसका नाम हो गया, इसको इशू, इसका काम क्या है, ऑब्जेक्टिव, दो शब्दों में, और इसको इशू कौन करता है, कौन इसको जारी करता है। तो अगर आप ये इस तरीके से बना देंगे तो आपके लिए ज़रूरी रहेगा, उसको शेयर कर देंगे, अगर कोई पढ़ लेगा तो हो सकता है किसी के काम भी आ जाए। तो ग्लोबल पीस इंडेक्स है जो इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जारी किया जाता है। भारत इसके संदर्भ में 163 में से 141वें नंबर पर आता है। इस काम में मतलब भारत इकोनॉमिक पीस के संदर्भ में भी काफ़ी नीचे आता है। आइसलैंड सबसे पीसफुल देश है और अफगानिस्तान लीस्ट पीसफुल देश है। इसमें 23 क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव इंडिकेटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, ठीक है, ये रिपोर्टर्स विदाउट बैरियर, विदाउट बॉर्डर्स, ठीक है, इनके द्वारा, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा ये जारी किया जाता है ये इंडेक्स, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। इसके मामले में भारत 180 में से 140वें स्थान पर आता है। तो ये कुल मिला के हमारे जो मेजर कुछ महत्वपूर्ण इंडेक्सेस हैं उनकी लिस्ट हो गई। अब इसके बाद हमारी कुछ जो कमिटीज़ हैं, कुछ महत्वपूर्ण कमिटीज़ हैं, उनके नाम है यहाँ पर। केलकर कमेटी 2015 में, जिसका उद्देश्य था प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप को और टैक्स रिफॉर्म्स को एनालाइज करना। तो केलकर कमेटी है जिसने टैक्स स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स के लिए अच्छा काम किया है। दीपक पारेख कमेटी है जिसने पीपीपी मॉडल पर फाइनेंसिंग के लिए, ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग के मॉडल पर काम किया है। इंजेती श्रीनिवास कमेटी है जिसने CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए काम किया है। पुंछी कमीशन सेंटर और स्टेट रिलेशन के लिए, सरकारिया कमीशन सेंटर और स्टेट के रिलेशन और बैलेंस को मेंटेन करने के लिए सरकारिया कमीशन।
बिमल जालान कमेटी जो है आरबीआई को जांचने के लिए कि आरबीआई के पास कितने रिजर्व होने चाहिए, जो हमने रिजर्व सब पढ़े थे वो कितने रहने चाहिए, कितना कौन सा रिजर्व होना चाहिए, जिससे कि बैंक की स्थिति भी अच्छी बनी रहे, बैंक के पास लिक्विडिटी भी बनी रहे, लोगों को पैसा भी दे सके। टी.आर. सुब्रमण्यम के नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी के लिए, कस्तूरी रंगन कमेटी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उमेश सिन्हा कमेटी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के सेक्शन 126 को रिविजिट करने के लिए, बी.एन. श्री कृष्णा कमेटी डाटा प्रोटेक्शन को देखने के लिए, विवेक देबरॉय कमेटी रेलवे के रीस्ट्रक्चरिंग के लिए, ये महत्वपूर्ण है विवेक देबरॉय, जाक्सा कमेटी ट्राइबल कम्युनिटीज पर जांच करने के लिए, देवभर कमेटी जो हमारे पर्टिकुलरली वनरेबल, ये याद रखते हैं, PVTG पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, मतलब कि हमारे जो ट्राइबल ग्रुप भी सभी एक समान नहीं है। कुछ ट्राइबल ग्रुप्स ऐसे हैं जो अच्छा कर रहे हैं, जैसे हमारा एक शेड्यूल ट्राइब की कैटेगरी में मीना वर्ग जो होता है वो रिलेटिवली अच्छा करते हैं, परंतु बहुत सारे ऐसे छोटे ट्राइबल ग्रुप्स हैं जहाँ एजुकेशन की स्थिति बहुत खराब है, इकोनॉमिक्स बहुत पुअर है, तो ऐसे ग्रुप्स को हम पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप का नाम देके उनको आइडेंटिफाई करके उनके लिए विशेष काम किया जाए, इसके लिए देवभर कमेटी काम कर रही है। पीजे नायक कमेटी जो बैंक के बोर्ड्स हैं, बैंक बोर्ड के गवर्नेंस, बैंक की गवर्नेंस को जांचने के लिए है पीजे नायक कमेटी। रतन वाताल कमेटी डिजिटल पेमेंट्स के लिए, जो आजकल डिजिटल पेमेंट्स हम करते हैं उसके लिए। कस्तूरी रंगन और गाडगिल कमेटी जो हमारे इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया है वेस्टर्न घाट्स के, उनको उनका अध्ययन करने के लिए है, ये है कस्तूरी रंगन एंड गाडगिल कमेटी। A.K. माथुर कमेटी 7th पे कमीशन, अब ये छोड़ देते हैं। अनिल काकोडकर कमेटी, ये रेलवे में सेफ्टी, इंडियन रेलवे का सेफ्टी रिकॉर्ड जांचने के लिए अनिल काकोडकर कमेटी। J.S. वर्मा कमेटी, जस्टिस J.S. वर्मा, कि किस तरीके से महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले, जो महिलाओं के खिलाफ होने वाले गंभीर अपराध है उनको कैसे जल्दी डिस्पोज किया जाए, इसके लिए J.S. वर्मा कमेटी। और बेजुबा कमेटी नॉर्थ ईस्ट के लोगों के कंसर्न को जानने के लिए। सच्चर कमेटी मुस्लिम कम्युनिटी के सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस को समझने जानने के लिए राजेंद्र सच्चर कमेटी। तो कुल मिला के ये कुछ कमिटीज हैं जो हमारे देश में महत्वपूर्ण रोल प्ले कर चुकी हैं। तो आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग ये ध्यान रखिएगा, ये जो कमेटी और इंडेक्स है ये बहुत कॉमन सवाल है, हर साल में 2-4 इंडेक्स और 2-4 कमेटीज आती ही रहती हैं, तो आप इनकी एक लिस्ट बना लें, कौन से इंडेक्स किस चीज़ को बताता है, किस चीज़ के लिए है, कौन उसको बनाता है, इतना बस हमें याद कर लेना है। और इसी तरह से कमिटीज़ हैं जो अलग अलग विषयों पर कमेटी हमारे देश में बनाई गई हैं। तो ये कुछ लिस्ट यहाँ पर है, इसके अलावा भी ये ऑनगोइंग लिस्ट है, पर अगर इसको आप स्ट्रेंथन कर लेंगे तो आपकी लिस्ट अभी के लिए आपके जो मेंस का एग्जाम जब भी हो अगर, तो आपके उसमें भी ये काम आएगी। तो आज के लिए अभी हम यहीं रुकते हैं। अगर आपका अभी कोई सवाल हो पॉलिटी से संबंधित या किसी भी विषय से संबंधित, किसी और विषय से संबंधित, तो आप कोई भी सवाल अभी पूछ सकते हैं। सर ये जुडिशियल रिव्यू के अंदर क्या क्या आता है? जुडिशियल रिव्यू के अंदर क्या आता है? देखिए, हमें जो है संविधान, जो हमारा संविधान है, संविधान में हमने बात की कि हमारे 3 वो हैं, अंग हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशियल। लेजिस्लेचर के पास हमने ये अधिकार दिया है कि वो किसी भी चीज के बारे में कानून बना सकती है ना।
लेजिस्लेचर जो होता है हमारा, जो संसद है, और बेसिकली उस एग्जीक्यूटिव उसका हिस्सा है। तो ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। इसको मैं ऐसे बना दूं कि लेजिस्लेचर के अंदर ही एग्जीक्यूटिव रहता है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव इसका हिस्सा है। तो लेजिस्लेचर जो कि कंट्रोल्ड बाय एग्जीक्यूटिव है, अब ये आइडियली देखें तो ये कोई भी चीज के लिए कानून बना सकता है। हमारा संसद कोई भी कानून बना सकता है, ये उसके पास अधिकार है कि वो कोई भी कानून बना दे। अब कल संसद ये कानून बना दे कि ABC अमुक व्यक्ति, कोई एक अमुक व्यक्ति हमेशा के लिए भारत का राष्ट्रपति बना रहेगा या भारत का प्रधानमंत्री बना रहेगा। भारत के अंदर में केवल उन लोगों को ही वोट देने का अधिकार होगा जिनके पास 1 करोड़ रुपए की संपत्ति हो। ये वो कानून बना सकता है या नहीं बना सकता? बना सकता है। बना सकता है। अगर कल वो ये कह दे डेमोक्रेसी में कि भाई केवल वो लोग जो करोड़पति होंगे वही वोट करेंगे, बाकी लोग वोट नहीं करेंगे, तो आइडियली देखें, टेक्निकली देखें, तो ये बिल्कुल संभव है। भाई संसद में उसे संविधान में एक संशोधन लाना है आर्टिकल 368 के अंदर। आर्टिकल 368 उसको पूरी शक्ति देता है कि आर्टिकल वो संविधान के किसी भी हिस्से में कोई बदलाव कर सकते हैं। तो वो जहां हमारा यूनिवर्सल आज जहां सबके पास वोट देने का अधिकार है, वो एक सामान्य एक संशोधन लाता है और कह देता है कि नहीं जी, आपको वोट देने का अधिकार नहीं है, आप कोई वोट नहीं देगा, ठीक है। या कोई भी चेंज वो लाना चाहे, डेमोक्रेटिक गैर डेमोक्रेटिक, वो ये कह दे कि भाई ये जो फला व्यक्ति होगा और इसके बच्चे ही राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बनेंगे, इनके परिवार के लोग ही, यही लोग तय करेंगे। जो ABC फैमिली है, ये ABC फैमिली ही तय करेगी कि कौन IAS बनेगा, कौन IPS बनेगा। जो इनके जो नियर एंड डियर लोग हैं, मतलब इनके जो सगे संबंधी हैं, वही IAS IPS या जो भी सिविल सर्वेंट है वही बन सकते हैं, कोई और नहीं बन सकता। तो आप ऐसा कानून ला सकते हैं, क्यों नहीं ला सकते भाई? ऐसा कोई रोक तो है नहीं। अब हमने जो डेमोक्रेसी में हम पहले दिन से अगर आप ध्यान रखें तो बार बार एक बात को कहते रहते हैं कि आखिर हम इस पर, अब ये सब इसमें और मोनार्की में कोई डिफरेंस है? बेसिकली यही मोनार्की होती है, यही राजशाही है कि एक व्यक्ति अपने मन से, अपनी सुविधा के लिए, अपने फायदे के लिए जो चाहे वो कानून लाए और बाकी लोगों को उनका कानून पालन करना पड़ेगा। यही तो राजशाही होती क्या राजशाही? तो अगर कोई ये लाना चाहे तो ऐसा नहीं कि संविधान के अंदर लाने सकते, क्यों नहीं ला सकता? बिल्कुल आ सकती है। अब हमारे, क्योंकि इसका कारण क्या है, क्यों आ सकती है? भाई हमारे पास एक लेजिस्लेचर है जिसमें हम चुने हुए लोग पहुंचते हैं। अब वो चुनते कैसे हैं वो हम सबको पता है, ठीक है। भाई एक कास्ट ग्रुप के लोग हैं, अगर किसी के पास 30-35% वोट है, वो 35% वोट के आधार पर पूरे संसद में उसके लोग आ सकते हैं। 40% लोग अगर किसी के पास हैं तो वो संसद में सभी में अपनी मेजॉरिटी कायम कर सकता है। तो चाहे 60% लोग कुछ भी बोले, उसकी मत का कोई मतलब नहीं है। अगर 40% लोग उसके पक्ष में है, उसे किसी की सहायता की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये लेजिस्लेचर में पहुंच गए, लेजिस्लेचर के अंदर से ही एग्जीक्यूटिव बनता है। हमने ये भी पढ़ा भाई, हमारा जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो कहां से आता है? आवर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर। आवर एग्जीक्यूटिव इज पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर। ये ध्यान रखना चाहिए। हमारा एग्जीक्यूटिव ऐसा नहीं कि हमारा एग्जीक्यूटिव अलग है, जैसे USA में है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर अलग अलग है। एग्जीक्यूटिव अलग है, प्रेसिडेंट अलग इलेक्शन से चुना जाता है और लेजिस्लेचर अलग इलेक्शन से चुनी जाती है कांग्रेस। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ तो लेजिस्लेचर के अंदर से ही जो वही लोग हैं वो लेजिस्लेचर भी हैं, वही लोग हैं वो एग्जीक्यूटिव भी हैं। ये जो 75 मिनिस्टर बनते हैं, ये सारे के सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। यही वोट करेंगे तो अपने पक्ष में वोट भी कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से ये दोनों का अपना एक घालमेल है, दोनों के आपस के वेस्टेड इंटरेस्ट है।
ऐसे में एक ही बॉडी हमारे पास रह जाती है जो इससे अलहदा है, जुडिशरी, जो इस प्रोसेस से नहीं आ रही है, जो चुनकर नहीं आ रही है, जिसका डायरेक्ट कनेक्शन, इनडायरेक्ट कनेक्शन तो आजकल है ही, पर डायरेक्ट कनेक्शन, सीधा सीधा कनेक्शन नहीं है। तो हम जो लेजिस्लेचर ने जो भी कानून पास किया, कल लेजिस्लेचर ने ये पास कर दिया कानून कि करोड़ रुपए जो करोड़पति नहीं होगा उसे वोट देने का अधिकार नहीं होगा, तो करोड़पति लोग ही वोट दे सकते हैं। तो अगर वो ये कानून पास कर दे तो ये कानून क्या होगा, ठीक है लागू होगा, परंतु ये कानून कहाँ पहुंचेगा, जुडिशरी के पास, जुडिशरी। एक चेक बनेगा। अब जुडिशरी को ये हमारे संविधान में लिखा गया है कि जो हमारा जुडिशरी है और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की विशेष रूप से भूमिका है कि इट इज द कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। उसने लेजिस्लेचर को कस्टोडियन नहीं बनाया है। कस्टोडियन का मतलब होता है चौकीदार। संविधान का चौकीदार कौन है, संविधान का संरक्षक कौन है, सुप्रीम कोर्ट। अगर किसी कारण से कुछ खतरा होता है तो उसको इंटरप्रेट करने का, संविधान के सही मतलब को जानने का अधिकार, उसके संरक्षण का अधिकार जुडिशरी को दिया गया है हमारे संविधान के द्वारा ही। तो जब ये कानून पास होगा, करोड़पति वाला कानून, तो जुडिशरी तुरंत इस पर ऑब्जेक्ट करेगी। जैसे ही उसके समक्ष जाएगा तो वो उसे रिव्यू कर सकती है, किसी भी पास किए गए कानून को, अमेंडमेंट को रिव्यू कर सकती है और वो कहेगी कि भाई ये तो हमारे लोकतंत्र का जो बुनियादी कंसेप्ट है, हमारा जो कानून है वो लोग, हमारा जो संविधान है वो लोकतंत्र पर आधारित है। तो जुडिशियल रिव्यू में जैसे ही केस उनके पास पहुंचेगा वो उसे एग्जामिन करेंगे और ये कहेंगे कि नहीं साहब, ये तो जुडिशियल रिव्यू जो लोकतंत्र के बुनियादी काम है, ये संविधान के सम्मत नहीं है आपका पास किया हुआ कानून, इसलिए हम आपके कानून को निरस्त करते हैं। और ये अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है, उसके द्वारा पास किया गया कानून जो है कानून की शक्ल बन जाता है। तो जैसे जैसे ही वो जुडिशियल रिव्यू में जाएगा वो इस ऑर्डर को उड़ा देगा, कह देगा ये जो कानून है ये पूरी तरीके से अवैध है, ये कानून लागू नहीं होगा। तो जो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और प्रेसिडेंट के द्वारा जो कानून पास किया गया था, अब उस पर एक चेक लग जाएगा, उस पर रोक लग जाएगी, वो पास नहीं हो पाएगा। तो यही शक्ति, जुडिशियल रिव्यू की शक्ति संविधान ने सुप्रीम कोर्ट को दी है कि वो किसी भी कानून को जो भी पास हो, इवन पुराने कानूनों पर भी, जो आज़ादी से पहले कानून अगर पास हो रखे हैं, और उनको वो समीक्षा कर सकता है और ये देख सकता है कि क्या ये कानून हमारे संविधान के अनुरूप है, संविधान सम्मत है या नहीं। और अगर वो संविधान सम्मत नहीं है तो उस एक्सटेंट तक वो उनको खारिज कर सकता है जितना उनको लगता है कि ये इतना हिस्सा इसका संविधान के अनुरूप नहीं चल रहा। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम जुडिशियल रिव्यू बोलते हैं। और सर ये अपनी जजमेंट को रिव्यू कर सकता है, ये भी जुडिशियल रिव्यू के अंदर आता है? ये शायद जुडिशियल रिव्यू में नहीं, मैं टेक्निकल इसका एक्सपर्ट नहीं हूँ, पर मेरे ख्याल से ये रिव्यू की तो पावर है, पर ये जुडिशियल रिव्यू के लिए सही शब्द होगा, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, पर लगभग ऐसी मतलब ये स्थिति थोड़ी सी भिन्न है, क्योंकि वहाँ पर जुडिशियल रिव्यू जब हम बोलते हैं उसका मतलब होता है कि वो जो लेजिस्लेचर के द्वारा पास किए गए कानून है उनकी समीक्षा कर सकता है। ये जो अधिकार है सुप्रीम कोर्ट के पास अपने ही अधिकारों, अपने ही आदेशों को रिव्यू करने का, ये स्लाइटली डिफरेंट है कि इसमें वो अपने पुराने पास किए गए, उसके ही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो पहले पास किए गए कानून है उनका पुनर्विचार करता है, उन्हें दोबारा से रिविजिट करता है और देखता है कि क्या हमने कोई फैसला गलत तो नहीं दे दिया था, और अगर गलत दिया था तो उसको सही कर देता है। मेरे को श्योर नहीं हूँ, पर मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ कि क्या ये जुडिशियल रिव्यू में आ सकता है, मेरी समझ में नहीं आ सकता, मेरे ज्ञान से। ओके सर, थैंक यू। ओके, चलिए और कोई सवाल? सर क्वेश्चन नहीं है, पूछना था कि सर नेक्स्ट क्लास होगी क्या? अभी नेक्स्ट क्लास कुछ टाइम के लिए तो नहीं होगी, हाँ
अब मैं इस हिस्से पर आ जाता हूँ। अभी कुछ समय के लिए क्लास नहीं होगी, कितने समय के लिए क्लास नहीं होगी ये मैं आपको अभी डेट नहीं दे रहा हूँ। कोशिश करूंगा कि 15-20 दिन में, मतलब लेट मई लेट अप्रैल तक कुछ क्लासेस शुरू की जाए, ठीक है, नॉट ऑन रेगुलर बेसिस, रिविजन के लिए, जैसा आप लोग ठीक समझेंगे, ठीक है। उसमें आप लोगों की राय भी महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि अभी हम सिलेबस खत्म कर चुके हैं। एक हिस्सा है इकोलॉजी का, ठीक है, जो मुझे लगता है ज्योग्राफी का हिस्सा मैं करा सकता हूँ। मेरा उसमें कॉन्फिडेंस है, तो वो देखता हूँ मैं हिस्सा, वो आपके साथ कभी जो है वो मैं आपको करा दूंगा। इसके अलावा अगर आप लोग कहेंगे, जो भी रिवीजन की क्लासेस हैं मैं अरेंज करने की कोशिश करूँगा। इसके अलावा भी कोई और मौका लगेगा तो मैं आपको सूचित करूँगा, और आप लोग भी मुझे सूचित कर सकते हैं कि सर हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, आप हमारी इसमें सहायता कर दीजिए। तो 2 4 5 7 लोग आप लोग सलाह के लिए, अगर आपको लगता है कि हाँ कोई चीज़ ऐसी है जो हमें दोबारा कर लेनी चाहिए, दोबारा पढ़ लेनी चाहिए, तो आप मुझे बताएंगे। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको उस पूरे प्रोसेस में जोड़ सकूँ। सर अगर इंटरनेशनल रिलेशन का अगर पीडीएफ होगा तो आप सेंड कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। आप ये सारी रिक्वायरमेंट मुझे पर्सनली सेंड कर दीजिए कि आपको पीडीएफ की रिक्वायरमेंट में डाल दूंगा, और कोई चीज़ वैसे तो मैंने ओके वहाँ डाल सर। दी है, पर पीडीएफ में आपको अलग से शेयर कर दूंगा। चलिए आने तो, वाले सप्ताहों में क्लास नहीं चलेगी ना? हाँ जी, हाँ, अब अगले सप्ताह क्लास नहीं होगी। अगले सप्ताह कल भी क्लास नहीं होगी, ठीक है। कल वो जो बिजनेस वाली क्लास है वो रहेगी 10 बजे से, ठीक है, 12-1 बजे तक। डॉक्टर हारून यूसुफ उस क्लास को लेंगे, कल वो क्लास होगी, और मेरे विचार से अच्छी क्लास होगी। आप लोग जरूर उसे ज्वाइन करें 10 बजे। और सुबह जो सशक्तिकरण संवाद है वो रहेगा। जो बिजनेस की क्लास है वो अपने उसी शेड्यूल से, उसी नियम से बराबर चलती रहेगी, ठीक है। और मतलब ठीक है, आप लोगों से तो वैसे तो बात होती रहेगी, फिर भी मेरा यही कहना होगा कि ये सफ़र हमारा बहुत अच्छा रहा। पिछले 10 महीने से लगभग हम लगातार इस पर काम कर रहे हैं, और ठीक ठाक काम किया है। हम लोग लगातार इस क्लास को करते रहे हैं। आप लोगों ने भी पूरा साथ दिया, उसके लिए आप लोग भी धन्यवाद के पात्र हैं। बस ये कहूँगा कि आप लोग देखिए, इंफॉर्मेशन वाइज मैं ऐसा मानता हूँ कि आप अगर अपने आप को पहले से असेस करेंगे तो इस बात को मानेंगे, समझेंगे कि आप जो है ज्ञान के स्तर पर पहले से बेहतर है। परंतु ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि इस ज्ञान को जब तक हम एक्चुअल वो नहीं दे पाएंगे, शेप नहीं दे पाएंगे। देखिए, एक चीज़ होती है चीज़ों को जानना, और एक चीज़ होती है चीज़ों को रिप्रोड्यूस करना। रिप्रोड्यूस जैसे एग्जाम सिनेरियो में हमें चीज़ों को रिप्रोड्यूस करना होता है, और एग्जाम के तरीके से रिप्रोड्यूस करना होता है, अपने तरीके से नहीं। तो आपको उस रिप्रोड्यूस करने के लिए आपको आर्टिकल्स के नंबर याद रहने चाहिए। खाली कॉन्सेप्ट याद करके काम नहीं चल पाता है, तो आपको नंबर्स याद रहने चाहिए। फैक्ट की जो और कुछ बारीकियां हैं वो आपको पता रहनी चाहिए। आपके भीतर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा करने की ललक होनी चाहिए। मैं ये बात ज़रूर कह सकता हूँ कि आप सभी में से किसी के अंदर कोई ऐसी कमी नहीं है। हाँ, एक ही चीज़ की कमी हो सकती है, वो है हार्ड वर्क की कमी, या जो लर्निंग स्ट्रेटजीज हैं उनकी कमी। उसके अलावा आप कोई भी किसी भी तरह से कम नहीं है। तो अगर आप लोग इसी तरह से नियमित रूप से मेहनत करेंगे, नियमित रूप से एग्ज़ाम्स देंगे। आज का समय थोड़ा सा मुश्किल है जो स्टूडेंट्स का लिए, जो मैं ऐसा मानता हूँ कि जो विद्यार्थी हैं उनके लिए ये समय थोड़ा मुश्किल समय है। आज जो नौकरियों की डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम लोग जिस डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं, वो डेमोग्राफिक डिविडेंड एक चैलेंज भी बनता जा रहा है। आज हमारे जो युवा हैं, जो आपकी एज के लोग हैं, वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। करोड़ों की संख्या में लोग बच्चे हैं, 70 करोड़, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ 70 करोड़ हमारे देश में बच्चे हैं, और नौकरियों की संख्या बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। नौकरियों की संख्या कुछ हजार में ही है। सरकार बोलती भी है तो ये कहती है कि 25,000 नौकरियां लगाएंगे,
जबकि 25,000 नौकरियों से कुछ नहीं होगा, उससे कोई फायदा नहीं होगा जब हमारे पास करोड़ों बच्चे हैं। आप लोगों ने खुद ही पढ़ा है तो आप लोग इस बात को समझते हैं कि हमारे देश की इस समय आबादी कितनी है और उसमें से युवा आबादी कितनी है, और वो युवा आप ही की तरह वो भी कहीं ना कहीं बैठकर compete कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से आप लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल समय है, पर निराश होने का समय नहीं है, परेशान होने का समय नहीं है, फ्रस्ट्रेट होने का समय नहीं है। आपको निरंतर मेहनत करनी है। एजुकेशन को एक असेट के तौर पे देखना है। ये नहीं सोचना है कि नहीं नहीं मेरे को ये केवल एग्जाम पास करने के लिए एजुकेशन चाहिए थी, अब मेरे को एग्जाम पास नहीं हुआ तो ये एजुकेशन बेकार है ना। एजुकेशन का ये उद्देश्य होता है नौकरी लगाना। एजुकेशन का उद्देश्य होता है आपका एक बेहतर नागरिक, एक बेहतर इंसान बनना। तो आप आज एक मोर इन्फॉर्म्ड इंसान है, एक ज़्यादा जागरूक, ज़्यादा समझदार, ज़्यादा ज्ञानवान इंसान बन चुके हैं। अब आप अपने इस ज्ञान से, ज्ञान और जीविका ये दोनों अलग अलग चीज़ है। आप अपनी जीविका भी कमाना चाहते हैं और सबको कमानी भी चाहिए। जीविका कमाना एक अनिवार्य चीज़ है, हम भाई जीवित रहने के लिए भोजन, अपनी आवश्यकताएं वो पूरी करनी ही करनी है। पर आप ज्ञान को, एजुकेशन को, केवल इस किताबी एजुकेशन को ज्ञान का, जीविका का साधन मत मानिए। ज्ञान को जीविका से डिस्कनेक्ट करिए। जीविका के लिए और भी रास्ते हैं जिसमें आप अपनी नॉलेज को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जहाँ ज़रूरत है अपनी जीविका के लिए इसको इस्तेमाल करिए। प्रॉब्लम को समझिए। आज के समय आप लोग, आपकी जो पीढ़ी है वो एक बड़ी संकट से गुजर रही है। मैं इस बात के लिए बार बार दोहराता रहूँगा कि ये जो जनरेशन है, आज की जनरेशन जो है, ये एक बहुत मुश्किल टाइम से गुजर रही है। आज अगर 1 साल से 25 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए समय आसान नहीं है। आपके लिए समय मुश्किल समय है, पर ऐसा भी कोई मुश्किल समय नहीं होता। कि मुश्किल हमारे दिमाग का एक वहम होता है। बस ये है कि हम एग्जिस्टिंग जो पाथ है, आज के जो रास्ते हैं हमारे पास, उनमें हमारे पास संभावनाएं नहीं है। पर अगर आप नए रास्ते खोजेंगे, कोई जरूरी नहीं है कि हम सबको इसी दिशा में चलना है। अगर हम सब लोग एक ही दिशा में चलेंगे तब वो रास्ता कम हो जाएगा। कुछ लोग इस दिशा में चलेंगे, कुछ लोग इस दिशा में चलेंगे, और कुछ लोग इस दिशा में नए नए आइडियाज, नए नए इनोवेशन के साथ चलेंगे। तो हम इस समस्या को एक साधन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप अपने एजुकेशन को इस्तेमाल करिए ज़्यादा डाइवर्स सोचने के लिए, नए से नए मौके ढूंढने के लिए, नई सी नई चीज़ों को करने के लिए, और थोड़ा सा रिस्क लेने के लिए। रिस्क लेना जीवन में अनिवार्य होता है। आप एक बंधे बंधाए पथ पर चलते रहेंगे तो आपके जो सफल होने की संभावना, हमें हमेशा ऐसा लगता है कि नहीं हम सेफ है, कि ये एस्टेब्लिश्ड रास्ता है, सब लोग नौकरियों के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मैं भी नौकरियों के लिए ही अप्लाई करूं, यही सबसे सेफ है। अपरेंटली सेफ है पर बहुत मुश्किल है। पर नए रास्ते क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन कम होता है। अन्य रास्तों में हमारा जो कंपटीशन होता है वो रिलेटिवली बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। सारे बच्चे आज के समय में, जितने आपके 18 से 25 आयु के वर्ग के बच्चे हैं, करीब 8 से 10 करोड़ बच्चे होंगे, तो सभी बच्चे क्या कह रहे हैं? सभी चाहते हैं कि हमारी नौकरियां लगें। और नौकरियां कितनी उपलब्ध हैं हमारे सामने? मुझे नहीं लगता कि शायद 10-20 लाख टोटल नौकरियां भी हैं। अगर पूरे देश की छोटी बड़ी जितनी नौकरियां हैं सबको भी जोड़ दिया जाए, 10-20 लाख बड़ा नंबर है, शायद ये भी नंबर बड़ा ही होगा। जैसे अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि 25,000 नौकरियां देंगे, नहीं, किसी ने बोला 10,000 नौकरी देंगे। अब 10 करोड़ और 10,000 का कोई कंपैरिजन हो नहीं सकता, पर ये सच्चाई भी है और इसको हम बदल नहीं सकते। तो नए नए रास्ते देखें। जो जो एंटरप्रेन्योरशिप का एक बहुत सुंदर रास्ता है, जो आपको अपने ऊपर विश्वास रखना, सक्सेसफुल बनाना और जीविका, हर चीज़ में आपके काम आ सकता है। इसके अलावा भी बहुत से रास्ते हो सकते होंगे, वो आपको खुद ढूंढने होंगे। समय समय पर जो मुझे समझ आएगा वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। और मेरी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि आप अपने इम्तिहान जिसकी तैयारी कर रहे हैं उसमें बहुत अच्छा करें। उसके अलावा जीवन के लिए मेरी और ज़्यादा शुभकामनाएं हैं
कि आप अपने जीवन में और अच्छा करें, कुछ बहुत अच्छे बने, कुछ ऊंचाइयों पर पहुंचे, जिससे कि आपको भी अच्छा लगेगा और मुझे भी बहुत प्रसन्नता होगी। और इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा। अगर आपको कोई पॉइंट ऐड करना हो तो ऐड कर सकते हैं। मुझे लगता है शायद किसी को कुछ ऐड नहीं करना है, तो फिर आज की क्लास को हम अभी खत्म करते हैं और आने वाले समय में आपसे फिर बातचीत होगी। चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. ओके, थैंक यू बाय। सर। गुड डे सर।